वेलकम टू माय चैनल डीमिस्टिफाई। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम बुक 2 ऑफ पॉलिटिकल साइंस पढ़ेंगे, चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। इस चैप्टर में हम इंडिपेंडेंट इंडिया के कुछ सालों की पढ़ेंगे कि 1947 के बाद कुछ साल तक इंडिया की इंडिया में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, और उसमें से कुछ प्रेसिंग कंसर्न्स थे। एक नेशनल यूनिटी को लेकर थे, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को लेकर थे। तो हम पॉलिटिक्स की एक स्टोरी के साथ शुरू करेंगे कि इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के पास 3 मेजर चैलेंजेस थे नेशन बिल्डिंग के, जो कि हमने सक्सेसफुली उसको नेगोशिएट कर लिया था। तो it is after about first decade after 1947। ठीक है, फ्रीडम जो है वो पार्टीशन के साथ आई थी, मतलब फ्रीडम हमें मिल गई तो आई थी, लेकिन उसी के साथ साथ पार्टीशन भी हुआ था, जिस वजह से लार्ज स्केल वायलेंस और डिस्प्लेसमेंट हुआ था। और ये चैलेंज था इंडिया के सेक्युलर इंडिया को, एक चैलेंज था। सेकेंड है प्रिंसी स्टेट्स का इंटीग्रेशन इंडियन यूनियन में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और अर्जेंट मैटर था। एंड थर्ड है कंट्री की इंटरनल बाउंड्रीज को डिसाइड करना, क्योंकि वो हमें फ्रेश उनको ड्रॉ करना था, ताकि जो लोग अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे उनकी एस्पिरेशंस को हम मीट कर सके। अगले 2 चैप्टर में हम अदर काइंड ऑफ चैलेंजेस को देखेंगे जो कि कंट्री ने फेस करा है अर्ली उनकी फेजेस में। ये फोटो देखिए, ये हिंदूज और मुस्लिम्स है, कोलकाता 1947 में। End of communal violence by jointly flying the flags of India and Pakistan from trucks patrolling the city. The rare photograph captured the joy of freedom and the tragedy of partition in India and Pakistan. देखिए challenges of nation building, क्या क्या challenges थे नेशन के लिए। देखिए at the hour of midnight 14-15 अगस्त को रात को 12 बजे हमें इंडिपेंडेंस तो मिल गई थी 1947 में, लेकिन इसके साथ साथ पार्टीशन भी हुआ था। उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, फ्री इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने पूरे देश को एड्रेस करा था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को उस रात को एड्रेस करा था, और उनकी ये फेमस स्पीच का नाम है ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी स्पीच। ये वो मोमेंट्स था इंडियंस के लिए जो कि जिसके लिए वो बहुत सालों से वेट कर रहे थे। हमने हिस्ट्री में पढ़ा है कि कितने सारे नेशनल मूवमेंट्स हुए हैं जिसके बाद फाइनली हमें ये हमारा ड्रीम जो है वो फुलफिल हो पाया है। लेकिन और 2 ऐसे गोल्स थे जिसके ऊपर सभी ने अग्री करा। मतलब एक, हमें इंडिपेंडेंस तो चाहिए, और 2 गोल ये थे कि इंडिपेंडेंस के बाद हम हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के थ्रू रन करेंगे, एंड दूसरा जो गवर्नमेंट होगा वो सभी के अच्छे के लिए रन करेगी, कोई भी बायस नहीं होगा, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। पर्टिकुलरली जो पुअर और सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं उनके अच्छे के लिए भी काम करेंगे, ताकि उनका भी डेवलपमेंट हो पाए। अब जब कंट्री इंडिपेंडेंट हो गई थी तो अब ये टाइम आ गया था कि हम इस प्रॉमिस को फुलफिल करें। ये इतना इजी नहीं होने वाला था। क्यों? क्योंकि इंडिया बहुत ही डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस में बॉर्न हुआ था, फ्री हुआ था। ऐसी कोई अदर दूसरी कंट्री नहीं है जो इतनी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में बॉर्न हुई है जितनी डिफिकल्ट सिचुएशन में इंडिया बॉर्न हुआ है 1947 में। क्योंकि फ्रीडम एक प्राइस के साथ आई, और वो प्राइस हमने पे करी है पार्टीशन ऑफ कंट्री में, पार्टीशन इनटू पाकिस्तान एंड इंडिया। तो ये 1947 का जो ईयर था, ये इसमें बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ, ट्रॉमा हुआ, डिस्प्लेसमेंट, लोग लाखों लोग बॉर्डर्स को क्रॉस कर रहे हैं और उन्हें सडनली पता नहीं है कि वो इंडियंस हैं कि पाकिस्तान है। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, केओस था, ट्रॉमा था, वायलेंस बहुत ज़्यादा हुआ, बहुत सारी लॉस ऑफ लाइव्स हुआ। तो ये वो सिचुएशन है जिसमें इंडिपेंडेंट इंडिया जो है वो अपनी जर्नी पे निकल गया था कि अपनी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सके। फिर भी ये जो टर्माइल है इंडिपेंडेंस के साथ अकम्पनी हुआ, इसने मतलब ये जितनी टर्मोइल के बीच में भी हमारे लीडर्स ने फ्यूचर का साइड नहीं छोड़ा, और जितने भी चैलेंजेस आए उसको फेस करा, और इंडिया को सक्सेसफुली आगे ले गए। ये फोटो देख लीजिए, प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू स्पीकिंग फ्रॉम द रेड फोर्ट 15 अगस्त 1947। 3 चैलेंजेस, क्या 3 चैलेंजेस थे जो कि इंडिपेंडेंट इंडिया को फेस करने पड़े थे ब्रॉडली। पहला जो था वो था इमीडिएट चैलेंज था नेशन को शेप करना, एक ऐसा नेशन जो कि यूनाइटेड है और उसके बावजूद जितनी भी डाइवर्सिटी है हमारे सोसाइटी में उसको अकोमोडेट कर सके। इंडिया एक ऐसा लैंड था और इतना बड़ा साइज़ था उसका, इतनी डाइवर्सिटी थी, इसके लोग जो थे वो बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते थे, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग कल्चर्स को फॉलो करते थे। उसी साथ साथ ये वाइडली बिलीव करा जाता था कि एक कंट्री जिसमें इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है वो एक साथ रह नहीं सकती, बहुत जल्दी टूट जाएगी, वो कंट्री साथ में नहीं रह सकती। और पार्टीशन जो था कंट्री का, ये ऐसा लग रहा था कि सबके डर को प्रूव कर देगा, ठीक है, जो सबके वर्स्ट फियर्स थे वो इसको प्रूव कर देगा, सही प्रूव कर देगा। अब सीरियस क्वेश्चंस थे फ्यूचर के इंडिया के बारे में कि क्या इंडिया एक यूनिफाइड कंट्री की तरह सर्वाइव कर पाएगी, क्या वो नेशनल यूनिटी को हर कॉस्ट पे, हर ऑब्जेक्टिव के कॉस्ट पे मेंटेन कर पाएगी। और एक अर्जेंट क्वेश्चन था कि
इंडिया की पूरी टेरिटरी कैसे इंटीग्रेट होगी, एक कैसे बनेगी। तो एक था नेशन को शेप करना, सेकेंड चैलेंज जो था वो डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, हमें ये पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने हर किसी को फंडामेंटल राइट्स ग्रांट किए हैं, और ये राइट्स को और राइट टू वोट हर सिटीजन को एक्सटेंड किया है। इंडिया ने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को अडॉप्ट किया है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया है। तो ये फीचर्स जो है वो पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन को इंश्योर करते हैं, डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत नेसेसरी है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उतना काफ़ी नहीं है, उसके अलावा हमें ऐसी डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना है जो कि लोग एक्चुअल में रियल में प्रैक्टिस कर सके, सिर्फ नाम की डेमोक्रेसी ना रही। तो ये चैलेंज था कि हम डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस को इंडिया में डेवलप करें कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। जो थर्ड चैलेंज जो हम फेस कर रहे थे वो था कि डेवलपमेंट और वेलबींग पूरी सोसाइटी के लिए और ना ही सिर्फ कुछ सेक्शंस के लिए। या फिर से कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत क्लियरली प्रिंसिपल ले डाउन करा है इक्वालिटी का और स्पेशल प्रोटेक्शन का उन लोगों के लिए जो कि सोशली अभी तक डिसएडवांटेज ग्रुप्स थे, जो कि रिलीजियस माइनॉरिटी या कल्चरल माइनॉरिटी थे। कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी सेटअप करा है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में वेलफेयर गोल्स, सभी के लिए वेलफेयर गोल्स को सेटअप करा है। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को अचीव करना है उन वेलफेयर गोल्स को। रियल चैलेंज वो था अब ये था कि ये पॉलिसीज़ कितनी इफेक्टिव हो पाती है, हम कितनी पावर्टी को हटा पाते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट को हम लोग कितना ज़्यादा ग्रो कर पाते हैं। तो ये 3 सीरियस चैलेंजेस थे जो इंडिया उस वक्त फेस कर रही थी। Tomorrow we shall be free from the slavery of the British domination, but at midnight India will be partitioned. Tomorrow will thus be a day of rejoicing as well as of mourning. ये महात्मा गांधी ने कहा था 14 अगस्त 1947 कोलकाता में। तो इंडिपेंडेंट इंडिया ने इन चैलेंजेस को कैसे रिस्पॉन्ड किया, किस एक्सटेंट तक इंडिया अपने गोल्स को अचीव कर पाया, हम यही इस पूरे इंटायर बुक में पढ़ेंगे। और ये पूरी बुक जो है वो इसी क्वेश्चन को आंसर करती है। ये बुक जो है वो इंडिया की पॉलिटिक्स को बताती है इंडिपेंडेंस के बाद से, और हम लोगों को हमारे आंसर्स मिलेंगे, इसमें ऐसे बड़े आंसर्स मिलेंगे कि इंडिया कितना सक्सीड कर पाया है। फर्स्ट 3 चैप्टर जो है वो हम ये देखेंगे कि कैसे ये 3 चैलेंजेस जो अभी मेंशन्ड है उसको हमने अर्ली ईयर्स में फेस करा, किस तरीके से उसको हमने पूरा करने की कोशिश करी। इस चैप्टर में हम सबसे पहले चैलेंजेस पे फोकस करते हैं जो है कि नेशन बिल्डिंग का है। नेशन बिल्डिंग सबसे सेंटर स्टेज ऑक्यूपाई करता है क्योंकि वो उस वक्त अर्जेंट नीड में था। हमें सबसे पहले एक नेशन तो बनाना था, हम जैसे इंडिया बोल रहे वो था क्या, उसकी बाउंड्री डिफाइन करना बहुत ज़रूरी था। तो हम ऐसे इवेंट्स पे देखेंगे जो इंडिपेंडेंस के कॉन्टेक्स्ट में जो फॉर्म हुए, ये हमें ये समझने में कोशिश करेंगे, हेल्प करेंगे कि नेशनल यूनिटी की इशू जो था वो कितना इंपॉर्टेंट था, सिक्योरिटी कितना इंपॉर्टेंट था और कितना प्राइमरी चैलेंज था इंडिपेंडेंस के टाइम पे। फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे इंडिया ने अपने आप को शेप करा एक नेशन के फॉर्म में, कैसे उसने अपनी शेयर्ड हिस्ट्री में कॉमन डेस्टिनी से अपने आप को यूनाइट करा। ये जो यूनिटी है इसमें पीपल के एस्पिरेशंस हमें रिफ्लेक्टेड दिखते हैं। अलग अलग लोग जो अलग रीजन से हैं उनमें कितने डिफरेंसेस हैं, साथ में रह के एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगले 2 चैप्टर्स में हम लोग दूसरे डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को इक्वालिटी और जस्टिस के साथ इस्टेब्लिश करना, इन 2 चैलेंजेस के ऊपर हम लोग देखेंगे। ये पोस्टल स्टैम्प्स देखिए कि 3 स्टैम्प्स जो थे वो 1950 में इशू करे गए थे, फर्स्ट रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950 में मार्क करने के लिए। तो आपको क्या लगता है ये स्टैम्प्स में जो इमेजेस है ये क्या क्या चैलेंजेस बनाते हैं? ये चैलेंज जो है वो सेल्फ डिपेंडेंसी है, इक्वालिटी है, जस्टिस है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन सभी चैलेंजेस को ये हमें बताता है कि हमें ये फुलफिल करना है। द डॉन ऑफ फ्रीडम, फैज़ अहमद फैज़, ये पोएम्स आप पढ़िएगा। द स्कार्ड मार्ड ब्राइटनेस, दिस बिटन बाय नाइट डॉन, The one that was awaited, surely this is not the dawn। तो फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं कि ये डॉन, ये नया सवेरा तो आया है लेकिन ये बिटर है, मतलब ये पूरी तरीके से फ्रेश नहीं है, इतना ब्राइट नहीं है, इसकी ब्राइटनेस पे जैसे धब्बे लगे हुए हैं। ये वो सुबह नहीं है जिसकी हम इतने सालों से हम जिसकी वो कर रहे थे कि हम यर्न कर रहे थे, जिसको had we set out friends hoping to find some time, somewhere, the final destination of stars in the wilderness of the sky, somewhere at least must be a shore for the languid waves of the night, somewhere at least must anchor the sad boat of the heart। तो अगर हम निकले ढूंढने के लिए तो कहीं ना कहीं ऐसी जगह होनी चाहिए जो हमारे जितने भी दुख है उसको हम लोग कहीं ना कहीं हल्का कर सके। तो ये सुबह आज़ादी का एक जो उर्दू पोएम उसका ट्रांसलेशन है इंग्लिश में। फैज़ अहमद फैज़ जो थे वो सियालकोट में बॉर्न हुए थे। पार्टीशन के बाद वो पाकिस्तान में रुके थे। वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी में लेफ्टिस्ट थे। उन्होंने पाकिस्तानी रजीम को हमेशा अपोज किया था और इस वजह से उनको जेल भी हुई थी। उनके कलेक्शंस जो है वो पोइट्री के वो इंक्लूड करते हैं नक्श फरियादी, दस्ते सबा, जिंदान नामा,
वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट रिगार्ड करे जाते हैं साउथ एशिया के 20th सेंचुरी के. We should begin to work in that spirit, and in course of time all these angularities of the majority and minority communities, the Hindu community and the Muslim community, because even as regards Muslims you have Pathans, Punjabis, Shias, Sunnis and so on, and among the Hindus you have Brahmins, Vaishnavas, Khatris, also Bengalis, Madrasis and so on, will vanish. So you are free to go to your temples, you are free to go to your mosque or to any other place of worship in this state of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed, that has nothing to do with the business of the state. तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रेसिडेंशियल एड्रेस टू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान करी थी कराची 11 अगस्त 1947 में, और इसमें ये कहते हैं कि अब हमें स्पिरिट की तरफ काम करना शुरू कर देना चाहिए कि सभी लोग इक्वल है, भले ही वो मुस्लिम्स हो, क्योंकि मुस्लिम में भी होते हैं पठान होते हैं, पंजाबी होते हैं, शिया होते हैं, सुन्नी होते हैं, उसी तरीके से हिंदूज में भी बंगाली, मद्रासी, वैष्णवास, खत्री ये सब होते हैं. तो चाहे आप किसी भी उसको बिलोंग करते हो, कास्ट, क्रीड, जेंडर किसी को भी बिलोंग करते हो, आपको पूरी फ्रीडम है, मंदिर जाओ, मस्जिद आओ, अपने धर्म को आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से आप वर्शिप कर सकते हो. इस पाकिस्तान के स्टेट में आपको कोई नहीं रोकेगा, आपके पास पूरी आज़ादी है और इसका स्टेट के बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, आप फ्री हो. ये एक और पोएम है, टुडे आई कॉल वरीश शाह. टुडे आई कॉल वरीश शाह, स्पीक फ्रॉम वारिस शाह, स्पीक फ्रॉम योर ग्रेव and turn today the book of love's next affectionate page. Once a daughter of Punjab cried and you wrote a wailing saga. Today a million daughters cry to you, Waris Shah. Rise, O narrator of the grieving, rise, look at your Punjab. Today fields are lined with corpses and blood's filthy chain up. Someone has mixed poison in the 5 rivers flow. Deadly water is now irrigating our lands galore. This fertile land is sprouting venom from every pore. The sky is turning red from endless cries of core. The toxic forest wind screams from inside its wake, turning each root's bamboo shoot into a deadly snake. आज अक्खा वारिस शाह सुन, वारिस शाह नून. ये जो ट्रांसलेशन है पंजाबी पोएम का, ये बहुत ही डीप मीनिंग के साथ आता है. वारिस शाह एक पोएट थे जिन्होंने हीर और रांझा, 2 लवर्स के बारे में आप जानते हैं, उसके ऊपर पोएम लिखी थी. हीर एक लड़की थी एंड इसमें अमृता प्रीतम ये कहती है कि वारिस शाह तुम अपने कब्र से उठो और बोलो, क्योंकि तुम्हारी ये जो प्रेम की किताब है इसके अगले पेज पर अब तुम लिखना चालू करो. एक बार पंजाब की एक बेटी रोई थी, यानी हीर, उसकी जो प्रेम कहानी थी, तो तुमने एक वेलिंग सागा लिखी थी, तुमने उसकी एक दुख भरी प्रेम कहानी लिखी थी. तो आज वारिस शाह इस पार्टीशन के बाद हजारों लाखों ऐसी बेटियां रो रही है और तुम्हारे लिए रो रही है वारिस शाह, तुम उठो. ग्रीविंग के नरेटर मतलब जो दुखियारों की बातों को नरेट करते हैं, जो अपनी उसको उनकी बातों को शब्दों में ढालते हैं, तुम उठो. देखो अपने पंजाब की आज हालत, ये पूरे जो खेत हैं इसमें लाशें बिखरी हुई है, जो चेनाब नदी है वो पूरी खून की नदियाँ बह रही है. इसी ने आज 5 नदियों में, कौन सी 5 नदियाँ, इंडस, झेलम, रवि, चेनाब, सतलज, 20 जो इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज हैं, इन 5 नदियों में किसी ने आज जहर मिला दिया है और ये जहर जो है वो हमारे खेतों में फैल रहा है. आज रग रग से जहर उगल रहा है, जो पूरा आसमान है वो लाल टर्न हो रहा है. क्यों? क्योंकि लोग दुखों के कितना रो रहे हैं उनकी एंडलेस क्राइज की वजह से. जो हवाएं हैं वो भी जैसे जहरीली हो चुकी है, लोग चिल्ला रहे हैं और एक दूसरे के बैम्बू शूट पे एक डेडली स्नेक और ये सब चीज़ें. तो ये अमृता प्रीतम ने लिखी है. अमृता प्रीतम जो है वो प्रोमिनेंट पंजाबी पोएट थी, फिक्शन राइटर थी, साहित्य अकेडमी अवार्ड की रेसिपिएंट थी. उनको पद्मश्री मिला, ज्ञानपीठ अवार्ड मिला. पार्टीशन के बाद उन्होंने दिल्ली को अपना सेकेंड होम बनाया. वो एक अपने आखिरी टाइम तक एक पंजाबी मंथली मैगजीन नागमणि को एडिटिंग करती थी और उसमें लिखती थी. अब ये हम देखते हैं जवाहरलाल नेहरू का एक लेटर टू चीफ मिनिस्टर 15 अक्टूबर 1947. इसमें जवाहरलाल नेहरू कहते हैं, हमारे पास एक मुस्लिम माइनॉरिटी है जो इतनी लार्ज है कि हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते या कहीं और भी नहीं जा सकते, वो अगर हम चाहे तो भी. तो ये बेसिक फैक्ट है जिसके बारे में कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है कि हमें मुस्लिम्स को उनका राइट देना है. पाकिस्तान में चाहे कुछ भी हो रहा हो, चाहे नॉन मुस्लिम के साथ किसी भी तरीके से वो बिहेव करे, हमें यहाँ पर मुस्लिम्स के साथ अच्छी तरीके से बिहेव करना है, उन्हें राइट्स देना है, उन्हें सिक्योरिटी देना है और एक डेमोक्रेटिक स्टेट का अच्छे से सिविलाइज मैनर में उनको सिटीजन्स देना है, सिटीजन के राइट देना है. अगर हम ऐसा करने से फेल हो जाते हैं तो हमारा एक फेस्टिंग सोर होगा जो कि हमें इवेंचुअली पॉइजन कर देगा, हमारी पूरी पॉलिटिक्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, हमारे अचीवमेंट्स को, गोल्स को डिस्ट्रॉय कर देगा. पार्टीशन, डिस्प्लेसमेंट एंड रिहैबिलिटेशन.
14-15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि दो नेशन स्टेट्स बीइंग में आए, इंडिया और पाकिस्तान। ये रिजल्ट था पार्टीशन का और ब्रिटिश इंडिया के इस डिवीजन का इंडिया और पाकिस्तान में। जो ड्राइंग करी गई थी बॉर्डर की, जो जिसने टेरिटरी को डिमार्केट करा था पाकिस्तान और इंडिया ने, इसने पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को भी कल्मिनेट करा था, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में। तो टू नेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग, जो कि मुस्लिम लीग ने आगे रखी थी, इंडिया में एक नहीं बल्कि दो तरीके के लोग रहते हैं, हिंदूज और मुस्लिम्स। इसीलिए पाकिस्तान की डिमांड आई थी कि मुस्लिमों के लिए एक अलग कंट्री चाहिए। जो कांग्रेस है उसने इस थ्योरी को अपोज करा था, वो चाहती थी कि पार्टीशन ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, वो रोक नहीं पाया और पाकिस्तान बन के रहा, डिमांड ऑफ पाकिस्तान फुलफिल हुई। लेकिन ऐसे बहुत सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए 1940s में कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में पॉलिटिकल कंपटीशन और भी ज़्यादा बढ़ गई और इस वजह से पाकिस्तान की क्रिएशन होना ही पड़ा। पार्टीशन का प्रोसेस, तो ये डिसाइड हो गया था कि अब तब जो इंडिया जाना जाता था, अब वो दो अलग अलग देशों में डिवाइड होगा, इंडिया और पाकिस्तान। ये डिसीजन जो था वो बहुत ही पेनफुल तो था ही सही, बहुत ही डिफिकल्ट भी था ये डिसाइड करना कि किस तरीके से ये पार्टीशन किया जाएगा। ये डिसाइड करा जाया था कि प्रिंसिपल ऑफ रिलीजियस मेजॉरिटी को फॉलो किया जाएगा और तभी पाकिस्तान की टेरिटरी जहाँ जहाँ मुस्लिम मेजॉरिटी है उसमें हुआ जाएगा और बाकी जो हिंदू मेजॉरिटी वाले है वो इंडिया में रहेगा। ये आइडिया सिंपल तो लगता है, लेकिन इसमें हर तरीके की डिफिकल्टी हमें देखने को मिलती है। सबसे पहला, इंडिया में कोई ऐसी सिंगल बेल्ट तो नहीं था कि यहाँ पर सारे मुस्लिम्स रहते हैं और यहाँ पे सारे हिंदूज रहते हैं। अलग अलग जगह पर कहीं मुस्लिम मेजॉरिटी है। स्पेशली दो एरियाज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन थे, एक था वेस्ट में और एक था ईस्ट में। तो ये कोई तरीका ही नहीं था कि ये वेस्ट और ईस्ट के जो दोनों पार्ट्स हैं इनको ज्वाइन किया जा सके, क्योंकि बीच में इंडिया आता है। तो ये डिसाइड करा गया था कि एक कंट्री बनेगी पाकिस्तान, इसमें दो टेरिटरी होगी, एक वेस्ट पाकिस्तान जो ऊपर आज पाकिस्तान है और ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है। और इस ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान के बीच में एक बड़ा सा इंडियन टेरिटरी जो है वो रहेगा। सेकेंडली, जितने भी मुस्लिम मेजॉरिटी एरियाज थे उनको पाकिस्तान में नहीं जाना था, कुछ जो थे वो इंडिया में भी रहना चाहते थे, जैसे कि खान अब्दुल गफर खान का, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस के अनडिस्प्यूटेड लीडर, बहुत ही पॉपुलर लीडर थे, उनको फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता था। वो टू नेशन थ्योरी को अपोज करते थे और वो चाहते थे कि वो इंडिया में ही रहे, उनका जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस है, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई और इवेंचुअली उनको पाकिस्तान में ज्वाइन कर दिया गया। तीसरी प्रॉब्लम ये थी कि दो मुस्लिम मेजॉरिटी ऐसे प्रोविंसेस थे ब्रिटिश इंडिया के, पंजाब और बंगाल, जिनके बहुत बड़े एरिया थे जहाँ पर नॉन मुस्लिम्स मेजॉरिटी में थे। तो इवेंचुअली ये डिसाइड करा था कि ये दो प्रोविंसेस को आधे आधे में बांट दिया जाएगा रिलीजियस मेजॉरिटी के बेसिस पे, या और डिस्ट्रिक्ट और इवन लोअर लेवल पे भी इनको दो अलग अलग उसमें बांट दिया जाएगा। ये डिसीजन 14-15 अगस्त की रात तक नहीं बन पाया। इसका मतलब जब 15 अगस्त की दिन आया तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको यही नहीं पता था कि वो पाकिस्तान में थे या फिर इंडिया में थे, क्योंकि वो उस पार्टीशन उस टाइम पर नहीं हो पाया। और इन दो प्रोविंसेस का पार्टीशन, पंजाब और बंगाल का, इसका सबसे ज़्यादा ट्रॉमा जो है वो पार्टीशन का फेस करना पड़ा। ये रिलेटेड था फोर्थ और सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम की पार्टीशन की, क्या थी? प्रॉब्लम ऑफ माइनॉरिटीज़। दोनों साइड्स में माइनॉरिटीज तो थी, ऐसा नहीं था कि टोटल 100% मुस्लिम स्टेट बन गया, 100% हिंदू स्टेट बन गया। लैक्स ऑफ हिंदूज और सिख्स थे इस एरियाज में, जो कि अब पाकिस्तान में थे, और इक्वली लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम्स अब इंडिया में थे, क्योंकि पंजाब और बंगाल में दोनों, और कुछ एक्सटेंट में दिल्ली और सराउंडिंग एरियाज में भी थे, जो अपने आप को ट्रैप्ड मान रहे थे। मतलब अब वो यहाँ पर ऐसे फंस चुके थे, वो उन्होंने फंसे हुए मिले थे क्योंकि उनके ऊपर अब हमला हो रहा था। अब वो ये डिस्कवर कर रहे थे कि अब वो एलियंस की तरह ट्रीट करेंगे उनके खुद के घर में। मतलब कुछ समय पहले तक जो उनका खुद का घर था, अब वो उनके लिए एलियंस हो गए उसी जगह पर। ठीक है, तो जैसे ही ये क्लियर हो गया कि कौन सी कंट्री क्या होने वाली है, पाकिस्तान कौन होगा, इंडिया कौन होगा, तो क्विकली अब इन दोनों साइड में जो माइनॉरिटीज थे इनके ऊपर अटैक होना शुरू हो गए। यानी पाकिस्तान में जो हिंदूज थे उनके ऊपर अटैक होना शुरू हो गए और इंडिया में जो मुस्लिम थे उनके ऊपर अटैक होना शुरू हो गए। तो जैसे ही दोनों साइड की माइनॉरिटीज जो थी वो ईजी टारगेट्स बन गई। किसी का भी इसमें कोई भी इतना एंटिसिपेट नहीं किया था कि पार्टीशन इतनी स्केल तक बढ़ जाएगा। कोई किसी के भी प्लान्स नहीं थे कि इसको कैसे हैंडल करा जाए, किसी ने सोचा ही नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। तो शुरुआत में जो लोग थे, पॉलिटिकल लीडर्स होते, वो यही होप करते थे कि ये वॉयलेंस और ड्रामा जो है वो धीरे धीरे करके कंट्रोल हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन ये वायलेंस धीरे धीरे बढ़ता ही गया, आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। दोनों साइड की माइनॉरिटीज जो थी अब उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था पर अपने घरों को छोड़ के, और अब उनको दूसरी तरफ बॉर्डर के जाना ही पड़ा। पार्टीशन का कॉन्सिक्वेंस क्या था? देखिए 1947 का जो ईयर था ये वन ऑफ दी सबसे ज़्यादा ट्रॉमिस्ट
मतलब सबसे ज़्यादा ट्रॉमेटिक ईयर्स माना जाता है इंडिया का। बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत अब्रप्ट है, सबसे ज़्यादा अनप्लान्ड और सबसे ज़्यादा ट्रैजिक ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन है एक बॉर्डर से दूसरे बॉर्डर में। बहुत ज़्यादा किलिंग्स हुई, बहुत ज़्यादा दुख और टॉर्चर हुआ दोनों साइड्स पे, ठीक है। रिलीजन के नाम पे लोगों ने एक दूसरे को काफ़ी मारा, लूटा, किडनैप करा, हर तरीके से उनके ऊपर जुल्म हुए दोनों साइड ऑफ बॉर्डर्स में पार्टीशन के नाम पे। लाहौर जैसी जो सिटीज़ थी, अमृतसर, कोलकाता जैसी जो सिटीज़ थी, अब वो कम्युनल जोन्स में डिवाइड हो चुकी थी। तो मुस्लिम जो थी वो उन एरियाज़ में जाना बंद कर दिया था जिसमें हिंदू मेजॉरिटी थी या सिख रहते थे, और सिमिलरली हिंदू मुस्लिम वाले एरियाज़ में जाना बंद करते थे, अवॉइड करते थे, क्योंकि उनके ऊपर कभी भी हमला हो सकता था। उन्हें फोर्स किया जाता था कि वो अपने घरों को छोड़े, बॉर्डर को या क्रॉस मूव करके अगर मुस्लिम थे तो वो पाकिस्तान जाए, जो इंडिया में रह रहे थे, और अगर वो हिंदू थे जो पाकिस्तान में रह रहे थे तो उनको फोर्स किया जाता था कि वो इंडिया वापस आए। दोनों साइड की माइनॉरिटीज़ को अपना घर छोड़ के शेल्टर, रेफ्यूजी कैंप्स में आना पड़ा। ऑफन उनको ये पता चला कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो उनके लिए बहुत ही हॉस्टाइल है, रूडली उनके साथ बिहेव कर रहा है उनकी खुद की कंट्री में। तो वो जब दूसरी बॉर्डर पे आते थे, नई बॉर्डर पे आते थे, हर तरीके से आते थे, फुट से, ट्रेन से, बसेस से। ये जर्नी में भी उनको अटैक किया जाता था, किल करा जाता था, रेप करा जाता था। बहुत सारी औरतें थी जिनको अबडक्ट करके किडनैप करा जाता था और उनको उनका रिलीजन कन्वर्ट करा लाया जाता था, उनको फोर्स मैरिज में फोर्स किया जाता था। बहुत सारे केसेस में जो औरतें थी, मतलब खुद उनके घर की खुद ही अपने उनका जो घर होता था, उन खुद जो औरतों का घर होता था वो खुद ही अपने घर की औरतों को मार देते थे, ताकि वो घर का जो ट्रेडिशन है, जो रिस्पेक्ट है, उसको प्रिजर्व करके रख सके, फैमिली ऑनर को प्रिजर्व करके रख सके। बहुत सारे चिल्ड्रन अपने बच्चों से, बहुत सारे माता पिता और बच्चे जो है एक दूसरे से जुदा हो गए। जो बॉर्डर को क्रॉस कर भी पाए, उनका खुद का कोई घर नहीं था, उन्हें बहुत लंबे टाइम तक रेफ्यूजी कैंप्स में रहना पड़ा था, तो उनके लिए अब कोई घर नहीं बचा था, उनका खुद का कोई घर नहीं था, और काफ़ी सालों तक ये चीज़ जो वो चलती रही। बहुत सारे राइटर्स हैं, पोएट्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान के इस पार्टीशन के ऊपर अपना दुख जारी करा है, दुख को बताते हुए लिखा है, ये रूथलेसनेस को दिखाया है नॉवेल्स में, शॉर्ट स्टोरीज़ में। तो जब हम पार्टीशन के इस ट्रॉमा को याद करते हैं तो हम हमेशा उन सर्वाइवर्स के बारे में याद करते हैं, और कैसे वो सर्वाइवर्स कहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ डिवीजन ऑफ टेरिटरी नहीं हुआ है, पार्टीशन डिवीजन ऑफ हार्ट्स हुआ है। लोगों के दिल बिखर गए हैं, लोगों के दिल टूट गए हैं, और डिवीजन उनका भी हुआ है। पार्टीशन जो था वो सिर्फ एक मेनली डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टीज़ नहीं था, बल्कि लायबिलिटीज़, असेट्स, हर तरीके से पार्टीशन हुआ था। पूरा कंट्री का पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अपैरेटस का भी डिवीजन हुआ था, और इसके साथ साथ फाइनेंशियल एसेट्स डिवाइडेड हुए थे, जैसे कि टेबल, चेयर, टाइपराइटर, पेपर क्लिप्स, बुक्स, यहाँ तक कि पुलिस बैंड की म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स तक डिवाइड हुए थे। गवर्नमेंट को जो एम्प्लॉयज़ थे, रेलवेज थे, वो भी डिवाइड हुए थे। सबसे ऊपर ये जो वायलेंट सेपरेशन था कम्युनिटीज़ का, जो कि एक समय के पहले तो नेबर्स के जैसे रहते थे, अब वो एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए थे। तो ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि अबाउट 80 लाख लोग जो थे वो बॉर्डर के अक्रॉस माइग्रेट हुए थे। 5 से 10 लाख लोग जो थे वो पार्टीशन में मारे गए। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि पार्टीशन कितना ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था। एडमिनिस्ट्रेटिव कंसर्न्स के बियॉन्ड, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स के बियॉन्ड एक इशू भी था, एक ग्रेटर इशू था पार्टीशन का। जो इंडियन नेशनल के स्ट्रगल के लीडर थे वो टू नेशन थ्योरी में बिलीव नहीं करते थे, इंडियन लीडर्स, लेकिन फिर भी पार्टीशन हुआ, रिलीजियस बेसिस पे हुआ। तो इसका मतलब क्या कि इंडिया एक हिंदू नेशन हो गया। लार्ज स्केल माइग्रेशन के बाद मुस्लिम जो लार्ज स्केल माइग्रेट करे पाकिस्तान में, मुस्लिम पॉपुलेशन जो इंडिया में रहती थी फिर भी 12% थी। टोटल पॉपुलेशन की 12% 1951 में मुस्लिम्स थी। तो अब इंडियन गवर्नमेंट मुस्लिम्स को कैसे ट्रीट करे, उनको कितने राइट्स मिले, बाकी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ का क्या, सिख्स, क्रिश्चियंस, जैन्स, बुद्धिस्ट, पारसीज और जूस जो इंडिया में रह रहे थे। तो पार्टीशन ने से बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और कन्फ्यूजन और डिफ़िकल्टीज क्रिएट करी थी। एक कॉम्पीटिंग पॉलिटिकल इंटरेस्ट, मतलब देयर वर कॉम्पीटिंग पॉलिटिकल इंटरेस्ट इन कॉन्फ्लिक्ट्स के पीछे पॉलिटिकल इंटरेस्ट था। मुस्लिम लीग जो थी वो इसलिए फॉर्म हुई थी ताकि मुस्लिम्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सके कॉलोनियल इंडिया में। इसके फोरफ्रंट में क्या था, एक सेपरेट मुस्लिम नेशन की डिमांड थी। सिमिलरली ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस थे जो कि इंडिया में ट्राई कर रहे थे कि इंडिया एक हिंदू नेशन बन जाए, लेकिन हमारे जो लीडर्स हैं
नेशनल मूवमेंट के उनको बिलीव करा था, उनको ये था कि इंडिया में जितने भी लोग हैं उनको इक्वालिटी के साथ ट्रीट किया जाए और इंडिया में किसी को भी सुपीरियर स्टेटस या इन्फीरियर स्टेटस नहीं दिया जाए क्योंकि वो हिंदू है या मुस्लिम या किसी और रिलीजन को बिलोंग करता है। सभी सिटीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाए, भले ही वो किसी भी रिलीजियस एफिलिएशन के हो। तो एक रिलीजियस को बिलोंग करना या उसका बिलीवर होना सिटीजनशिप का टेस्ट नहीं होगा इंडिया में, ये हमारे लीडर्स ने डिसाइड करा था। वो सेक्युलर नेशन के आइडिया को चेरिश करेंगे और ये आइडियल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में इनशाइन करा गया था और फॉलो किया गया था। चलिए ऊपर कुछ चीज़ें छूट गई हैं वो देख लेते हैं। ये इमेज देख लीजिए, ट्रेन फुल ऑफ रेफ्यूजीज इन 1947, कैसे रेफ्यूजीज बॉर्डर के दोनों साइड जाते थे। हॉस्पिटैलिटी डिलाइट, सादत हसन मंटो। ये एक अकाउंट है, इंग्लिश ट्रांसलेशन में उर्दू शॉर्ट स्टोरी कसरे नफसी का। जो राइटर्स हैं वो एक रनिंग ट्रेन को, एक चलती हुई ट्रेन को उन्होंने रोका। जो लोग दूसरी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे वो दूसरी कम्युनिटी के लोगों को बिल्कुल तलवार निकाल के बिल्कुल दिन दहाड़े मारने लगे, गर्दन काटने लगे, गोलियों से उनको मारने लगे। जितने रिमेनिंग पैसेंजर्स हैं जो उसी कम्युनिटी को बिलोंग करते थे उनको हलवा, फल फ्रूट, दूध के साथ ट्रीट किया गया। जो चीफ ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने कहा कि भाइयों और बहनों, ये न्यूज़ की ट्रेन अब आ रही है, ये डिले कर दी गई थी, इसीलिए हम लोग आपको पूरी तरीके से एंटरटेन नहीं कर पाए जिस तरीके से हम करना चाहते थे। तो सिर्फ हलवा, दूध और फ्रूट्स ही आपको एंटरटेन कर पाए हैं। तो अब सोच सकते हैं कि ये कितना ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था और आज जब सिर्फ इसको पढ़ना इज़ लाइक सो डिस्टर्बिंग। गांधी जी नावखली में, बांग्लादेश में है, अब ये 1947 में, ये प्रॉबेबली रविंद्रनाथ टैगोर दिख रहे हैं, आई एम नॉट रियली श्योर। महात्मा गांधी का सैक्रिफाइस, 15 अगस्त को 1947 महात्मा गांधी ने इंडिपेंडेंस डे के किसी भी सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि वो कोलकाता में थे जहाँ पर हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में बहुत ज़्यादा राइट्स हो रहे थे। वो इससे बहुत दुखी थे, जितना कम्युनल वायलेंस हो रहा था बहुत ज़्यादा दुखी थे। वो प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा यानी नॉन वायलेंस को फॉलो करते थे, सत्याग्रह यानी एक्टिव बट नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस को फॉलो करते थे। उन्होंने पूरी ज़िंदगी इसी के लिए काम करा था, लेकिन अब वो फेल हो गई थी जिसके लिए उन्होंने पूरी ज़िंदगी काम करा था। गांधी जी कितना भी कोशिश करते रहे, मनाते रहे हिंदू और मुस्लिम को कि अब वायलेंस छोड़ दो, एक दूसरे के ऊपर अटैक करना छोड़ दो। कोलकाता में वो रहे थे, उनकी प्रेजेंस ने बहुत बड़ा सिचुएशन को इम्प्रूव करा था, वायलेंस बहुत ज़्यादा कम हो गया था उनकी प्रेजेंस से। और इंडिपेंडेंस का आना एक स्पिरिट ऑफ कम्युनल हार्मनी की तरह सेलिब्रेट करना चाहते थे, जिसमें जॉयस डांसिंग हो स्ट्रीट्स में। गांधी जी की प्रेयर मीटिंग्स जो थी उसमें बहुत ज़्यादा क्राउड आते थे उनको सुनने के लिए, लेकिन ये शॉर्ट लिव्ड था। थोड़े टाइम बाद फिर से हिंदूज़ और मुस्लिम्स के बीच में राइट्स जो है ब्रेकआउट हो गए और गांधी जी को एक फास्ट अनटू डेथ पे, मतलब फास्ट पे होना पड़ा, भूख हड़ताल पे जाना पड़ा ताकि वापस से पीस को रिस्टोर कर सके। अगले महीने कोलकाता से गांधी जी दिल्ली मूव हुए, यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वायलेंस हो रहा था, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान थे और वो चाहते थे कि इंडिया में मुस्लिम्स को बिल्कुल डिग्निटी और इक्वल सिटीजन्स की तरह ट्रीट करा जाए और वो ये चाहते थे कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे रहें। वो बहुत अनहैप्पी थे ये देखकर कि कैसे इंडियन गवर्नमेंट की डिसीजन थी कि वो पाकिस्तान को कैसे फाइनेंशियल कमिटमेंट लिव अप टू नहीं कर रहे थे उन्होंने जो कमिटमेंट कर रहे थे। तो वो चाहते थे कि पाकिस्तान को उसके असेट जो इंडिया ने प्रॉमिस करे, जितना भी प्रॉमिस करा है वो उसको दे दिया जाए। इन सब के साथ उन्होंने एक लास्ट 5 जनवरी 1948 में लिया ताकि वायलेंस कम हो सके। कोलकाता में इनका जो इन्होंने भूख हड़ताल पे गए थे, जो फास्ट करा था, दिल्ली में और सराउंडिंग एरियाज में इसका बहुत इफेक्ट पड़ा था, वायलेंस बहुत कम हुआ था और लोग जो है वो सेफली अब अपने घर वापस पहुंच पा रहे थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिर अग्री कर लिया था इस फास्ट की वजह से कि ठीक है, पाकिस्तान को जितना प्रॉमिस करा गया उतना दिया जाएगा। गांधी जी के एक्शन सभी को पसंद नहीं आते थे। ऐसे एक्सट्रीमिस्ट थे दोनों साइड पे जो गांधी जी को ब्लेम करते थे कि उनकी हालत उन्हीं की वजह से हुए। पर्टिकुलरली हिंदूज जो थे, ऑर्थोडॉक्स हिंदूज जो थे, वो उनको इस बात को डिसलाइक करते थे और वो चाहते थे कि इंडिया जो है वो हिंदूज़ का नेशन बने, हिंदू कंट्री बने, जैसे कि पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री बनी है। तो वो समझ नहीं पा रहे थे, वो गांधी जी को अक्यूज़ कर रहे थे कि वो मुस्लिम्स के इंटरेस्ट में वर्क कर रहे हैं और उन्हें लग रहा था कि गांधी जी तो पाकिस्तानी है, मुस्लिम के उसमें वो कर रहे हैं, उनके हित में काम कर रहे हैं। गांधी जी को लगता था कि ये लोग मिसगाइडेड है, ऐसा कुछ नहीं है, वो सभी के लिए इक्वल हैप्पीनेस और स्टेटस चाहते थे, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो ये कन्विंस थे कि इंडिया को एक ऐसी कंट्री बनाना है जो सिर्फ हिंदू नहीं होगा, उसमें सभी रिलीजन और सभी सेक्ट के लोग इक्वली हैप्पीली एग्जिस्ट कर पाएंगे। उनकी परस्यूट यही था कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनी रहे,
लेकिन हिंदू एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो इसको अलग तरीके से देखते थे। तो एक ऐसे हिंदू एक्सट्रीमिस्ट थे, उनको बहुत मतलब ये इस वजह से ये जो उनके ऊपर बहुत खतरा था, अटैक्स वगैरह का खतरा था। तो नेशनल लीडर्स जो थे उन्होंने गांधी जी को बहुत मनाने की कोशिश करी कि आप प्लीज़ प्रोटेक्शन रखो, लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया कि वो किसी भी तरीके से आर्म प्रोटेक्शन नहीं रखेंगे, और वो हर किसी से बिल्कुल बेझिझक मिलते रहे बिना किसी प्रोटेक्शन के, मीट में, प्रेयर मीट्स वगैरह में। फाइनली 30 जनवरी 1948 को एक ऐसा दिन आया कि एक ऐसा हिंदू एक्सट्रीमिस्ट था नाथुराम विनायक गोडसे, जो कि गांधी जी तक चल के आता है उनके इवनिंग प्रेयर में दिल्ली में, और उनके सीने में 3 गोलियां दाग देता है और उनको एकदम वही के वही मार देता है। तो एक लंबा लाइफ लॉन्ग स्ट्रगल फॉर ट्रूथ, नॉन वायलेंस और जस्टिस, टॉलरेंस अब खत्म होता है। गांधी जी की डेथ जो थी वो बहुत ही मैजिकल इफेक्ट करता है कम्युनल सिचुएशन पे, रायट्स, वायलेंस एकदम बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाता है। पार्टीशन रिलेटेड एंगर और वायलेंस जो कुछ समय के लिए दूर हो जाता है। पूरी कंट्री, पाकिस्तान हो, इंडिया हो, पूरा वर्ल्ड जो था वो गांधी जी के इस असैसिनेशन को मोर्न कर रहा होता है। सभी लोग दुखी थे, कम्युनल हेट्रेड कुछ टाइम के लिए बिल्कुल रुक गया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कुछ टाइम के लिए बैन हो गए थे। कम्युनल पॉलिटिक्स जो थी वो अब धीरे धीरे करके ख़त्म हो रही जा रही थी। ये देखिए न्यूज़ ऑफ गांधी जी असैसिनेशन ने कितनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा कर ली थी। इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, ब्रिटिश इंडिया जो था वो 2 उसमें डिवाइडेड था। एक तो थे ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस जो कि ब्रिटिश रूल करते थे, और एक थे प्रिंसली स्टेट जो राजा महाराजाओं के द्वारा रूल किए जाते थे, नवाबों के द्वारा। ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस जो थे वो डायरेक्ट ब्रिटिश के अंदर थे। दूसरे हाथ में बाकी जो स्टेट्स थे उनको रूल करते थे राजा, महाराजा, राजकुमार, नवाब वगैरह, इन लोगों के द्वारा रूल किया जाता था। और वो लोग अपने खुद की इंटरनल कंट्रोल को और अपने इंटरनल अफेयर्स में कंट्रोल को एंजॉय करते थे, उनका खुद का राज था। ये तभी हो पाया था क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश क्राउन की पैरामाउंटेसी या सुजनिटी को एक्सेप्ट किया था कि उनके ऊपर ब्रिटिश क्राउन है, मतलब सबसे ऊपर ब्रिटिश क्राउन है, वो जो है वो उनके अंडर में काम कर रहे हैं। तो इस कंडीशन पर ही प्रिंसली स्टेट्स अपना रूल कंटिन्यू कर पाए थे। तो प्रिंसली स्टेट जो थे वो 1/3 ऑफ लैंड को ब्रिटिश इंडियन एम्पायर में कवर करते थे, और 4 में से हर एक इंडियन जो था वो प्रिंसली स्टेट के रूल के अंडर में रहता था। प्रॉब्लम क्या थी? इंडिपेंडेंस के जस्ट पहले ब्रिटिशर्स ने अनाउंस करा था कि जब उनका राज, ब्रिटिश राज इंडिया में ख़त्म हो जाएगा तो ब्रिटिश क्राउन की पैरामाउंटेसी भी ख़त्म हो जाएगी। तो प्रिंसली स्टेट जो थे अब उनके पास फ्रीडम थी कि वो जैसे चाहे रह सकते थे। मतलब जितने 565 प्रिंसली स्टेट्स थे उनके पास अब ये ऑप्शन था कि वो चाहे तो इंडिपेंडेंट हो सकते थे, वो चाहे तो पाकिस्तान में जुड़ सकते थे, या वो चाहे तो इंडिया में जुड़ सकते थे। जैसे उनकी मर्जी थी वो वैसा कर सकते थे। ये डिसीजन जो था वो लोगों के पास नहीं था, जो लोग उस स्टेट में रहते उनके पास नहीं था, बल्कि उन स्टेट्स के रूलर्स के पास था कि वो जैसा चाहे वो कर सकते थे। ये बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम थी क्योंकि ये इंडिया की यूनिटी को थ्रेटन कर रही थी। ये प्रॉब्लम से बहुत जल्दी शुरू हो गई। सबसे पहले त्रावणकोर के जो रूलर थे उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो तो इंडिया से इंडिपेंडेंट हो रहे हैं। हैदराबाद के जो निज़ाम है उन्होंने भी इसी तरीके से अनाउंसमेंट कर दी। दूसरे ही दिन नवाब ऑफ भोपाल जैसे जो लोग थे वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जुड़ने से थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे। तो इन रूलर्स का रिस्पॉन्स ये था कि आफ्टर इंडिपेंडेंस एक रियल पॉसिबिलिटी थी कि इंडिया जो है वो और ज़्यादा छोटी छोटी कंट्रीज़ में डिवाइड हो जाएगा, सब अपनी अपनी वापस एक इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ बना लेंगे। तो इसका मतलब ये होता कि आज का जो हम ये मैप देख रहे हैं ना, इसमें छोटे छोटे ऐसे छेद होते हैं। हैदराबाद इंडिपेंडेंट कंट्री होता, मैसूर इंडिपेंडेंट कंट्री होता, तो इस तरीके से इंडिया के पूरे मैप में छोटे छोटे छेद होते हैं। इसका मतलब ये था, और ये इंडिया की पूरी यूनिटी को थ्रेटन कर रहा था। ये एक स्टेज सिचुएशन था, इंडिया की यूनिटी को थ्रेटन कर रहा था, डेमोक्रेसी को थ्रेटन कर रहा था। मोस्ट ऑफ दीज प्रिंसली स्टेट्स में गवर्नमेंट जो थी नॉन डेमोक्रेटिक तरीके से रन हो रही थी, और पॉपुलेशन जो थी वो भले ही इंडिया में मिलना चाह रही थी, लेकिन प्रिंसली स्टेट्स के जो रूलर थे वो उनको डेमोक्रेटिक राइट्स प्रॉमिस नहीं कर रहे थे। ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट की अप्रोच क्या थी? जो गवर्नमेंट है इसने इसके ऊपर एक फर्म स्टैंड लिया ताकि इन छोटी छोटी प्रिंसली स्टेट्स का और ज़्यादा डिवीजन ना हो। जो मुस्लिम लीग है इसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की इस जो वो रास्ता अपना रहे थे उसको रोकने की कोशिश की, क्रिटिसाइज़ करा, और मुस्लिम लीग ने हर तरीके से कहा कि जो इंडियन गवर्नमेंट है ये तो प्रिंसली स्टेट्स को परसुएट कर रही है, ज़बरदस्ती अपनी कंट्री में घुसा रही है, वो जो चाहते हैं वो नहीं करने दे रही है। उस टाइम के जो होम मिनिस्टर थे, इंडिया के पहले डिप्यूटी मिनिस्टर और होम मिनिस्टर सरदार पटेल जो थे, उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था इसमें।
उन्होंने एक रोल करा था, ये प्ले करा था कि सभी प्रिंसली स्टेट्स को साथ लाने का रोल करा था। फर्मली, डिप्लोमेटिकली, हर तरीके से उन्होंने इंडियन यूनियन को कंप्लीट करने में कोशिश करी थी। ये अभी इजी लगता है, लेकिन उस टाइम पे बहुत ही कॉम्प्लिकेट टास्क था, क्योंकि उन्होंने हर तरीके से उनको परसुएट करने की कोशिश करी थी। जैसे कि 26 छोटे छोटे ऐसे स्टेट थे आज के ओडिशा में, जो कि स्वराज रीजन ऑफ गुजरात में 14 बड़े ऐसे स्टेट थे, 119 स्मॉल स्टेट्स थे अलग अलग उसमें, जो कि फ्री होना चाहते थे, इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। तो उनको साथ में लाने का काम किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। गवर्नमेंट की अप्रोच जो थी 3 कंसिडरेशन से गाइडेड थी। पहला, जो प्रिंसली स्टेट्स के लोग हैं वो क्लियरली इंडियन यूनियन का पार्ट बनना चाहते थे, तो इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट उनको रूलर्स को परसुएट करी थी कि वो इंडिया में जुड़ जाए। दूसरा, जो गवर्नमेंट थी वो प्रिपेयर्ड थी कि उनको थोड़ी सी ऑटोनॉमी दी जाए, फ्लेक्सिबल थी वो, इस तरीके से रिजिड नहीं था कुछ समय के लिए, ताकि वो एटलीस्ट उसमें जुड़ जाए। ये आइडिया था कि प्लूरैलिटी को अडॉप्ट कर लिया जाए, फ्लेक्सिबली अडॉप्ट कर लिया जाए। थर्ड जो था वो था कि पार्टीशन के बैकड्रॉप में ये फोकस में लाना था कि टेरिटरी का डिमार्केशन किस तरीके से हो और किस तरीके से इंटीग्रेशन हो जाए, ताकि पूरी टेरिटोरियल बाउंड्री जो है वो फिक्स कर दी जाए, और ये सुप्रीम इंपॉर्टेंस का था। 15 अगस्त 1947 के पहले बहुत पीसफुल नेगोशिएशंस हुए, जिसने लगभग सभी स्टेट्स को इंडिया के टेरिटरी के अंडर ले आया और एक इंडियन यूनियन बन गया। इन सभी स्टेट्स के जो रूलर्स थे उन्होंने एक डॉक्यूमेंट साइन किया जिसका नाम था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, जिसका मतलब था कि अब वो इंडियन यूनियन का हिस्सा बनने के लिए उन्होंने अग्री कर लिया है। जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर का एक्सेशन जो था वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट प्रूव करा। जूनागढ़ का इशू ये था, जूनागढ़ का जो इशू का था वो प्लेबिसाइट के थ्रू सॉल्व किया गया, मतलब लोगों का इच्छा थी कि वो इंडिया में ज्वाइन करें, तो उस तरीके से इस इशू को सॉल्व कर दिया गया। कश्मीर के बारे में हम चैप्टर 8 में पढ़ेंगे। यहाँ पर हम हैदराबाद और मणिपुर का केस देखते हैं, उससे पहले ये पढ़ लेते हैं। We are at a momentous stage in history of India. By common endeavor, we can raise the country to new greatness, while lack of unity will expose us to unexpected calamities. I hope the Indian states will realize fully that if we do not cooperate and work together in the general interest, anarchy and chaos will overwhelm us all, great and small, and lead us to total ruin. Sardar Patel, letter to princely states, 1947। मेरे चैनल डीमिस्टिफाई पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि क्लास 12 ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम के सारे चैप्टर्स को ऑफ द सब्जेक्ट हिस्ट्री, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, पेंटिंग डिस्क्राइब कर सकूँ। मैं साथ में कोशिश कर रही हूँ कि अगर टाइम मिल पाए तो मैं इस यूटी के लिए इंग्लिश के नोट्स भी आपके साथ शेयर कर सकूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। एंड कोई भी प्रॉब्लम ह्यूमैनिटीज़ रिलेटेड हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं जितनी जल्दी हो सके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। ये फ़ोटो देख लीजिए, सरदार पटेल, निज़ाम ऑफ हैदराबाद। ये निज़ाम ऑफ हैदराबाद है और ये सरदार पटेल है। हैदराबाद जो थी वो सबसे बड़ी प्रिंसली स्टेट्स थी और पूरी इंडियन टेरिटरी उसको घिरे हुए थी, आप मैप में देख सकते हैं। इसके कुछ पार्ट्स थे ओल्ड हैदराबाद के, जो कि आज महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के पार्ट्स हैं। तो उसके रूलर जो है उनका टाइटल था निज़ाम, और वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट मैन थे वो। निज़ाम चाहते थे कि हैदराबाद को इंडिपेंडेंट स्टेटस मिले, एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए, तो उन्होंने एक स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट साइन किया था इंडिया के साथ नवंबर 1947 में, जिसके लिए 1 साल तक नेगोशिएशंस हुए इंडियन गवर्नमेंट के साथ। मीन टाइप में मतलब इस बीच लोगों का एक मूवमेंट था हैदराबाद का कि वो निज़ाम के रूल के अगेंस्ट काम कर रहे थे, ये फोर्स गैदर कर रहा था। तेलंगाना रीजन जो पर्टिकुलरली उसमें जो पेजेंट्री थी वो निज़ाम के ऑपरेशन के विक्टिम थी, उनके ऊपर बहुत ही टॉर्चर किया जा रहा था। विमेन ने इसका ऑपरेशन का बहुत वो देखा था, इन्होंने भी इस मूवमेंट को ज्वाइन किया था। तो हैदराबाद जो था, टाउन जो था, वो इस सेंटर का मतलब नर्व था, मतलब इस मूवमेंट का सेंटर था। जो कम्युनिस्ट थे हैदराबाद कांग्रेस के, वो फोरफ्रंट में थे। निज़ाम जो था, इसने कैसे रिस्पॉन्ड किया इस प्रोटेस्ट के लिए, उसने मिलिट्री पावर का यूज़ करा, बहुत ही टॉर्चर करे, लोगों को मारा, और लोग जिनको कहते थे रजाकार, उनके थ्रू लोगों के ऊपर बहुत ही टॉर्चर अनलीश करा, एट्रोसिटीज़ करी। इसका कम्युनल नेचर जो था रजाकार का, उसका कोई लिमिट नहीं था, वो हर तरीके से उनको फोर्स कर रहे थे, उनके ऊपर टॉर्चर कर रहे थे, उनको मर्डर करा जाता था, रेप करा जाता था, लूटा जाता था, जिस तरीके से हो सके उनको वूंड किया जाता था, खूब मारा कूटा जाता था, टारगेट करा जाता था, स्पेशली नॉन मुस्लिम्स को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अटैक, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इससे कोई और चारा नहीं था, तो 1948 सितंबर 1948 ने उन्होंने इंडियन आर्मी को ऑर्डर किया कि वो क्विकली हैदराबाद में एंटर करे, निज़ाम की फोर्सेस से फाइट करे, और कुछ इंटरमिटेंट फाइटिंग के कुछ दिनों बाद ही निज़ाम की फोर्सेस को सरेंडर करना पड़ा, और इसी तरीके से हैदराबाद जो है वो इंडिया में ज्वाइन हो गया।
सरदार वल्लभ भाई पटेल 1875 से 1950 लीडर ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट, कांग्रेस लीडर थे, फॉलोअर ऑफ महात्मा गांधी थे, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, फर्स्ट होम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के। इंडिया के इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा था इन्होंने प्रिंसिपल स्टेट्स के इंटीग्रेशन का इंडिया के साथ। इंपॉर्टेंट कमेटी के मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन एटसेट्रा। अब बात करते हैं हम मणिपुर की। इंडिपेंडेंस के कुछ दिन पहले मणिपुर के जो महाराजा थे बोध चंद्र सिंह, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन को साइन कर लिया था इंडियन गवर्नमेंट के साथ, इस एश्योरेंस के साथ कि उनको इंटरनल ऑटोनॉमी दी जाएगी और मणिपुर जो है वो इंडिपेंडेंट मतलब ऑटोनॉमी उसका मेंटेन करा जाएगा। पब्लिक ओपिनियन के प्रेशर में महाराजा को मणिपुर में जून 1948 में इलेक्शंस करने लगे और स्टेट जो था वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया। मणिपुर जो था वो फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया था जिसने इलेक्शन रखे थे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस में। लेजिस्लेटिव ऑफ असेंबली ऑफ मणिपुर में एक शार्प डिफरेंस था ओवर द क्वेश्चन ऑफ मर्जर ऑफ मणिपुर विद इंडिया। जो स्टेट कांग्रेस थी वो चाहती थी कि इंडिया के साथ मर्ज हो जाए, जबकि बाकी पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो इसके अपोजिशन में थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो थी वो महाराजा को प्रेशराइज करने में सक्सेसफुल रही थी, तो महाराजा ने एक मर्जर अग्रीमेंट साइन करा था सितंबर 1949 में। पॉपुलैरिटी इलेक्टेड मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली को कंसल्ट करे बिना मणिपुर के ये उन्होंने मर्जर साइन करा था। इस वजह से मणिपुर में बहुत ही एंगर हुआ था, रिजेंटमेंट भी हुआ था। इसके रेपरकशन जो है वो आज भी हम फील कर सकते हैं कि मणिपुर में कितना ज़्यादा रिजेंटमेंट है। ये कार्टून आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है। नो नो डोंट गेट अप योर हाइनेस, जस्ट गिव मी दिस विल डू। ये क्या है? एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस एंड ये क्या है? ओके, आई कैन नॉट रीड दिस। ये स्टेट, तो मतलब ये बता रहा है कि कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजा को कन्विंस कर लिया था कि आप प्लीज़ उठिए मत, आप कोई तकलीफ मत करिए, बस हमें ये पावर्स दे दीजिए, साइन कर दीजिए, सब कुछ हो जाएगा। और ये जो स्टेट्स पीपल है, जो ये लेजिस्लेटिव असेंबली है, इनको कुछ पता ही नहीं कर पाया, ये कुछ नहीं कर पाया। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द पीपल एंड द रूलर्स इन प्रिंसली स्टेट्स एंड ऑल्सो ऑन पटेल्स अप्रोच टू रिजॉल्विंग दिस इशू। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, नेशन बिल्डिंग का जो ये प्रोसेस था ये पार्टीशन के साथ ख़त्म नहीं हुआ, क्योंकि अब हमारे पास ये था कि मतलब प्रिंसली स्टेट्स भी हमने इंटीग्रेट कर दिया कंट्री में, पार्टीशन भी हो गया, लेकिन अब चैलेंज था कि इंटरनल बाउंड्रीज को ड्रॉ करना, इंडियन स्टेट्स को ड्रॉ करना। ये मैटर इतना सिंपल नहीं था और सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स का मैटर नहीं था। बाउंड्रीज जो थी वो किस तरीके से ड्रॉ करनी थी, लिंग्विस्टिक कल्चरल प्लुरैलिटी पे ऑफ द कंट्री को ध्यान में रख के, जिससे यूनिटी ऑफ नेशन को चैलेंज ना हो। कॉलोनियल रूल के टाइम पे जो स्टेट बाउंड्रीज थी वो या तो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के थ्रू बनाई जाती थी या फिर सिंपली ब्रिटिश गवर्नमेंट जिन जिन एरियाज़ को एनेक्स करती थी उसके ऊपर वो बाउंड्रीज बना दी जाती थी। हमारा नेशनल मूवमेंट जो था उसने इस डिविजन्स को आर्टिफिशियल बताया था, इसको रिजेक्ट करा था और ये प्रॉमिस करा था कि लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल यानी लैंग्वेज की बेसिस पे बाउंड्रीज का डिवीजन होगा, बाउंड्रीज फॉर्म होगी। यहाँ तक कि नागपुर सेशन जो कांग्रेस का था 1920 में, ये प्रिंसिपल रिकग्नाइज किया गया था कि और स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन जो होगा, यहाँ तक कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का रीऑर्गेनाइजेशन जो होगा वो भी लैंग्वेज के बेसिस पे होगा। बहुत प्रोविंशियल कांग्रेस कमिटीज़ बनी थी, उन्होंने लिंग्विस्टिक जोन्स बनाई थी बहुत सारी, जिसमें ब्रिटिश इंडिया की एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स और बाउंड्रीज़ को फॉलो नहीं करा गया था, एक्सेप्ट नहीं करा गया था। लेकिन पार्टीशन के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद चीज़ें थोड़ी सी बदल गई। हमारे लीडर्स को अब ये डर लगने लगा कि अगर लैंग्वेज के बेसिस पे हमने स्टेट्स बनाए तो इससे हो सकता है कि यूनिटी को थ्रेट मिले, चैलेंज मिले। ये भी फील करा गया था कि ये अटेंशन ड्रॉ करेगा अलग सोशल इकोनॉमिक चैलेंजेस पे ऊपर जो कि कंट्री उस टाइम पे फेस कर रही थी। जो सेंट्रल लीडरशिप जो थी अब वो एक अलग तरीके से अप्रोच करना चाह रही थी। अब वो चाहती थी कि ये बाउंड्रीज को ड्रॉ करने का काम जो है इसको पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि ये था कि यूनिटी को ये मतलब क्योंकि अभी तक प्रिंसली स्टेट्स का फेट भी डिसाइडेड नहीं था, तो इससे इसको पोस्टपोन करना चाह रही थी और पार्टीशन की मेमोरी भी अभी तक फ्रेश थी। ये डिसीजन जो थी नेशनलिज्म का, इसको चैलेंज करा था लोकल लीडर्स ने और लोगों ने। प्रोटेस्ट होने लगे तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ में, ओल्ड मद्रास प्रोविंस के, जिसमें प्रेजेंट है तमिलनाडु, पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, केरला और कर्नाटक आते हैं। जो विशाल आंध्रा मूवमेंट था, ये मूवमेंट विशाल आंध्रा मूवमेंट की ये डिमांड थी कि आंध्रा को एक स्पेशल स्टेट, दूसरा सेपरेट स्टेट बनाया जाए। इसने डिमांड किया था कि जितने भी तेलुगु स्पीकिंग एरियाज़ है उनको मद्रास से अलग होकर एक नया स्टेट बनाया जाए, स्पेशल अलग स्टेट बनाया जाए, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रोविंस। सभी पॉलिटिकल फोर्सेस जो आंध्र रीजन में थी वो इसी फेवर में थी कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए मद्रास प्रोविंस का। इस मूवमेंट ने मोमेंटम गैदर करा और एज ए रिजल्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को वो करना पड़ा। एक पोटी श्रीरामुलु थे, एक कांग्रेस लीडर थे, वेतरन गांधीयन थे
और वो एक फास्ट एंड टू दैट इनडेफिनेट फास्ट पे चले गए, भूख हड़ताल पे चले गए और फाइनली उनकी डेथ हो गई 56 दिनों के बाद। इस वजह से मतलब उनकी डिमांड ये थी कि आंध्र की एक नई स्टेट बननी चाहिए। उनकी डेथ की वजह से और भी ज़्यादा लोग स्ट्रीट्स पे आ गए, हड़ताल करने लगे। इस प्रोटेस्ट ने और ज़्यादा मोमेंटम गेन कर दिया। बहुत सारे लोग जो थे उन्होंने अपनी जान भी गंवाई, बहुत लोग इंजर हुए, पुलिस फायरिंग हुई। मद्रास में ऐसे बहुत सारे लेजिस्लेटर थे जिन्होंने अपनी सीट से रिज़ाइन कर लिया। फाइनली प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस करा कि आंध्रा जो है वो एक अलग स्टेट बनेगा दिसंबर 1952 में। If linguistic provinces are formed, it will also give a fillip to the regional languages. It would be absurd to make Hindustani the medium of instruction in all the regions, and it is still more absurd to use English for this purpose. महात्मा गांधी, जनवरी 1948। इंडिया आफ्टर रिऑर्गेनाइजेशन, प्लीज़ आप इन दोनों मैप्स को, एक यहाँ पर इंडिया आफ्टर रिऑर्गेनाइजेशन है और एक ये मैप है इंडिया बिफोर एंड आफ्टर पार्टीशन, इन दोनों मैप को अच्छी तरीके से स्टडी करिए। इसका आपका स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल, 26 जुलाई 1953 कैप्चर्स कंटेम्प्रेरी इंप्रेशन ऑफ द डिमांड फॉर लिंग्विस्टिक स्टेट। आप देख सकते हैं कि कैसे महागुजरात, विशाल आंध्रा, संयुक्त कर्नाटका और बृहन महाराष्ट्र कैसे अलग अलग जो है वो डिमांड्स कर रहे थे कि हमें इस तरीके से अलग स्टेट चाहिए, इस तरीके से अलग स्टेट चाहिए। सभी लोग लड़ रहे थे और यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जो है दिखाए गए हैं कि कैसे वो अकेले पड़ गए थे, उनके पास आंसर नहीं था कि क्या करा जाए। आंध्र प्रदेश का जो फॉर्मेशन है इसमें और भी ज़्यादा स्ट्रगल होने लगे क्योंकि स्टेट्स को और बाकी स्टेट्स को लिंग्विस्टिक लाइंस पे अब बाउंड्रीज चाहिए थी। ये स्ट्रगल जो थे ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर फोर्स करे गए और सेंट्रल गवर्नमेंट को फोर्स करा गया कि अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन फॉर्म करनी पड़ी 1953 में, जो कि स्टेट की बाउंड्रीज को ड्रॉ करने के सिनेरियो में देखे। इस कमीशन की रिपोर्ट जो थी उसने बाउंड्रीज को एक्सेप्ट किया था, उसने यही एक्सेप्ट किया था कि अलग अलग लैंग्वेजेस के बेसिस पे बाउंड्रीज होनी चाहिए। इस रिपोर्ट के बेसिस पे स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास किया गया 1956 में, जिसमें 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी। Poti Shiramulu, Gandhian worker, left government job to participate in salt satyagraha, also participated in individual satyagraha, went on a fast in 1946 demanding that temples in Madras province be open to Dalits, undertook a fast unto death from 19 October 1952 demanding separate state of Andhra, died during the fast on 15 December 1952. ये coaxing the genie back, 5 February 1956 asked if the state reorganization commission could contain the genie of linguism। मतलब ये स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन कमीशन जो ये लिंग्विज्म का जीनी, मतलब जितने भी डिमांड, इतनी बड़ी बड़ी डिमांड्स हो रही है, क्या उन सबकी डिमांड्स को फुलफिल करके इस चीज़ को, इस प्रोटेस्ट को ख़त्म कर पाएगी और एक प्रॉपर जस्टिफिकेशन दे पाएगी, स्टेट्स को बाउंड्री को बना पाएगी। ये है रिपोर्ट ऑफ द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1955। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न अर्ली ईयर्स के लिए था कि सेपरेट स्टेट्स की डिमांड यूनिटी ऑफ कंट्री को इंडेंजर कर देगी। अगर सभी लोग अपने अपने अलग स्टेट मानेंगे कि हमें अलग आंध्र स्टेट चाहिए, महाराष्ट्र स्टेट चाहिए, तो इससे यूनिटी ऑफ कंट्री को इंडेंजरमेंट रहेगा। ये महसूस किया गया था कि लिंग्विस्टिक स्टेट जो थी वो इंडिया को सेपरेट कर देगी, प्रेशर्स क्रिएट कर देगी न्यूली फाउंड नेशन के ऊपर। लेकिन जो लीडरशिप था पॉपुलर प्रेशर के अंडर, उनको ये चॉइस करना ही पड़ा और लिंग्विस्टिक स्टेट्स को बनाना ही पड़ा। ये होप किया जा रहा था कि अगर हम रीजनल लिंग्विस्टिक क्लेम्स को एग्री कर देंगे तो थ्रेट ऑफ डिवीजन और सेपरेटिज्म जो है थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगा, और रीजनल डिमांड्स को अगर हम अक्यूमुलेट कर लेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट जो है वो और ज़्यादा डेमोक्रेटिक लगेंगे। अब 50 साल से भी ज़्यादा हो चुके हैं फॉर्मेशन ऑफ इन लिंग्विस्टिक स्टेट को। हम ये कह सकते हैं कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स का जो फॉर्म करने का आइडिया था ये अच्छा था और इसने डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स को अच्छे के लिए चेंज करा है। ये पार्ट टू पॉलिटिक्स और पावर जो है अब ओपन है टू पीपल अदर देन दी स्मॉल इंग्लिश स्पीकिंग एलीट। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट्स का जो हुआ है इसने एक यूनिफॉर्म बेसिस दिया है स्टेट बाउंड्रीज को ड्रॉ करने का, तो इसने कंट्री के डिसइंटीग्रेशन की तरफ नहीं लीड करा है, जो पहले कंट्री के लीडर्स को डर था कि ऐसा होगा। दूसरी तरफ इसने कंट्री की यूनिटी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन किया है। इन सब के ऊपर लिंग्विस्टिक स्टेट जो थी वो अंडरलाइन द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी। जब हम ये कहते हैं कि इंडिया ने डेमोक्रेसी अडॉप्ट करी थी, इसका सिर्फ मतलब ये नहीं कि इंडिया ने एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था। इसका मतलब सिर्फ ये भी नहीं है कि इंडिया ने सिर्फ इलेक्शंस को एक्सेप्ट किया था। इसकी चॉइस और भी ज़्यादा थी। ये चॉइस था कि हर किसी के हर किसी के डिमांड्स को रिकग्नाइज़ किया जाए, उनको फुलफ़िल करने की कोशिश किया जाए, डिफरेंसेस को ख़त्म करने की कोशिश किया जाए। डेमोक्रेसी दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए तो प्लूरैलिटी ऑफ आइडियाज़ एंड वेज ऑफ लाइफ के साथ हम एसोसिएट करते हैं। इस लेटर पीरियड का बहुत सारा पॉलिटिक्स जो है वो इसी फ्रेमवर्क के अराउंड काम करता है कि डेमोक्रेसी में हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि इंडिया डाइवर्स कंट्री और हमें सभी की डिमांड्स को फुलफ़िल करना है।
क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स। प्रिंसिपल ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स का जो एक्सेप्टेंस है, इसका मतलब ये नहीं कि सभी स्टेट्स लिंग्विस्टिक बेसिस पर ही बनाए जाएंगे। एक एक्सपेरिमेंट था बाईलिंगुअल स्टेट का बॉम्बे स्टेट में, जिसमें गुजराती और मराठी स्पीकिंग लोग थे, लेकिन बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुए और फाइनली महाराष्ट्र और गुजरात 2 स्टेट्स क्रिएट करे थे 1960 में, मराठी का महाराष्ट्र और गुजराती का गुजरात। पंजाब में भी 2 लिंग्विस्टिक ग्रुप से, हिंदी स्पीकर और पंजाबी स्पीकिंग जो लोग थे उन्होंने डिमांड करा एक सेपरेट स्टेट के लिए, लेकिन उनको उस टाइम पे ग्रांट नहीं की गई थी 1956 में अदर स्टेट्स के साथ ही। पंजाब का स्टेट हो जाता, वो फिर 10 साल बाद उनकी ये ग्रांट करी गई थी और 1966 में पंजाब बना था, जब टेरिटरीज ऑफ टुडेज हरियाणा और हिमाचल प्रदेश पंजाब से सेपरेट हुई थी, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। एक और रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था स्टेट्स का, जो कि नॉर्थ ईस्ट में हुआ था 1972। मेघालय जो था वो आसाम से निकला था, आसाम से मेघालय निकला था 1972 में। मणिपुर और त्रिपुरा भी सेपरेट स्टेट्स आए थे उसी साल 1972 में। मिजोरम का जो और अरुणाचल प्रदेश का जो स्टेट था वो 1987 में बीइंग में आया था, और नागालैंड एक स्टेट बना था मच लेटर 1963 में, मच अर्लियर 1963 में ऑलरेडी नागालैंड अभी तक एक स्टेट बन चुका था। तो आपको ये सभी के याद रखने पड़ेंगे कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट कौन से साल में कौन सा स्टेट की स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ था। लैंग्वेज का मतलब ये नहीं है, सोल बेसिस नहीं था लैंग्वेज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स में। लेटर ईयर्स में रीजन सब रीजन की डिमांड भी सेपरेट स्टेट्स के लिए रेज हुई थी, कल्चरल लेवल पे भी हुआ था। जैसे कि 3 स्टेट्स थे, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, जो कि 2000 में बनाए गए थे। तेलंगाना जो था वो 2 जून 2014 में एक नया स्टेट बन के आया था। तो ये रीऑर्गेनाइजेशन की स्टोरी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। ऐसे बहुत सारे रीजन है कंट्री में जो कि एक सेपरेट स्टेट डिमांड कर रहे हैं, जैसे कि विदर्भ रीजन महाराष्ट्र में, हरित प्रदेश वेस्टर्न रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश में और नॉर्दर्न रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल में। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है।